नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स की जो इनिशिएटिव है तपस्वी आईएएस एकेडमी उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स वीडियो कोर्स के अंदर जो जनरल स्टडीज के अंदर कवर होता है। तो आज मैं करदम रावल आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे कैसे आते हैं। तो इस टॉपिक को आज इतने डिटेल से स्टडी करेंगे कि आज जो इस टॉपिक का वीडियो खत्म होगा उसके बाद अगर आपसे कोई भी इंसान आके क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसके हर क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। दूसरी बात, आपके खुद के दिमाग में कोई ऐसा डाउट नहीं होगा कि क्या है ये वर्ड, क्या है वो वर्ड। सारे कनेक्टिंग टर्मिनोलॉजीज को हम डिटेल से कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आज का जो वीडियो है उसके अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलेगी कि पहले जो 2014 के पहले की जो गवर्नमेंट थी और उस टाइम फ्रेम तक का जो टाइम पीरियड था, यानी कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, और उसके बाद जैसे ही आती है नई गवर्नमेंट एनडीए की तो उसके द्वारा जो आया नीति आयोग, तो दोनों के आने जाने के बीच में जो चेंज देखने को मिला तो वो चेंज कहाँ कहाँ पर कितना प्रभावित करता है हर राज्य को, हर यूनियन टेरिटरी को और जो गवर्नमेंट स्कीम्स पहले चल रही थी उसको। तो सारे मुद्दों के ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे और ये जो वीडियो है आपकी ओर प्रस्तुत किया जा रहा है यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स के द्वारा, जो एक YouTube चैनल है। और अगर आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए YouTube पर लिखिए यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करिए लाल कलर के रेड बटन के साथ में। और जो है आपको द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस और वेरियस डायनामिक टॉपिक्स के वहां पर भी लेक्चर्स आपको मुहैया कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हाउ डू स्टेट गेट्स रेवेन्यू फ्रॉम द सेंटर का जो आज आंसर है फाइंड आउट करेंगे। लेकिन सेंटर और स्टेट फाइनेंस जो है वो काफी कंफ्यूजिंग थिंग है। उसके अलावा जो है रेवेन्यू कहाँ से और कैसे जनरेट होता है ये कंफ्यूजिंग थिंग है। दूसरी चीज है कि सेंटर जो है वो कैसे फंड्स ट्रांसफर करता है स्टेट को, कौन से कैलकुलेशन पे, कौन से फॉर्मूला के ऊपर ट्रांसफर करता है। इवन यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, अभी नीति आयोग है। इसके अलावा लोगों के इसके दिमाग में जो है इम्पैक्ट्स बहुत गहरे हैं, लेकिन समझने की बहुत बार कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई टर्मिनोलॉजीज आके जो है एक सम से मिक्सअप कर देती है और जो सिचुएशन है वो समझने के लिए और भी कठिन हो जाती है। इवन यहाँ पर जो गडजिल और मुखर्जी का जो फॉर्मूला है, इवन जो फाइनेंस कमीशन का जो फॉर्मूला है, ये भी सारी चीजें कोई और नहीं है बल्कि कंफ्यूज करने का एक जरिया है। और एक स्पेशल चीज तो रह गई कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो ये भी एक पढ़ने वाली चीज है कि स्पेशल कैटेगरी क्यों दी जाती है, कितने स्टेट्स को है, भाई 11 स्टेट्स को है, क्यों दी जाती है, इसका आंसर आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा। तो यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटीज इन लोगों को ज़्यादा मिलती है। सेंट्रल और स्टेट के जो फाइनेंशियल रिलेशंस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो पहले तो ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते थे। फिर जो है प्लानिंग कमीशन जो था उसके जाने से क्या चेंजेस आए, फिर सेंट्रल असिस्टेंस प्लान जो है वो बंद हो गए और जो काफ़ी अलग अलग स्कीम्स जो है वो मर्ज हो गई। बहुत सारी डिस्कशन है, बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारी बातें आज करनी है, बहुत सारी नई चीज़ें हमें देखनी है। तो वीडियो लेक्चर के कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। हाउ डू स्टेट गेट रेवेन्यू फ्रॉम द सेंटर। आज किस तरीके से जो है सेंट्रल के द्वारा स्टेट्स तक पैसे पहुंचाए जाते हैं। पहला तो है कि एक्स्ट्रा बजटरी, तो बजट के अंदर जो एलोकेट किया है उससे भी ज्यादा जो शेयर मिलता है वो होता है एक्स्ट्रा बजटरी। फिर है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो स्कीम एक्सपेंडिचर प्लान्ड होते हैं बजट एक्सपेंडिचर ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, उसके अंदर जो होते हैं वो बजट एलोकेशन का फंड होता है। बजट में ही बोल दिया जाता है कि इतना पैसा जो है स्कीम्स के रिगार्डिंग स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। फिर होगा उसके अंदर अगर पैसे घटते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है तो एक्स्ट्रा बजटरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। फिर जो है जो पैसे स्टेट को ट्रांसफर किए जाते हैं एक्सपेंडिचर और अदर एक्सपेंसेस के लिए, उसके अंदर जो है फाइनेंस कमीशन
ट्रांसफर करता है, अदर ग्रांट्स भी प्रोवाइड कराता है, लोन्स भी प्रोवाइड कराता है। तो ये भी बजट के अंदर बोला जाता है कि कितना अमाउंट जो है एक्स्ट्रा दिया जाएगा एक्सपेंडिचर या अदर एक्सपेंसेस के लिए। फाइनेंस कमीशन कितना और पैसा ट्रांसफर कर सकेगी और कितनी एक्स्ट्रा ग्रांट्स प्रोवाइड कराई जा सकती है और कैसे लोन्स प्रोवाइड कराई जा सकती है, ये भी बजट के अंदर जो है मार्जिनली सेट किया जाता है। तो पहले कैसे पैसे मिलते थे? पहले बोला जाता था फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के द्वारा टैक्सेस और ड्यूटी की बदौलत कि कितना पैसा इन लोगों को प्रोवाइड कराना है, और जो नॉन प्लान्ड ग्रांट्स और लोन्स होती थी वो भी फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर प्रोवाइड कराई जाती थी। फिर होता था सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जो लेजिस्लेचर डिसाइड करता था अपने प्लानिंग के मुताबिक कि कौन से स्टेट और कौन से यूनिवर्सिटीज को सेंट्रल असिस्टेंस के कैलकुलेशन के ऊपर पैसे देने हैं। फिर जो असिस्टेंस है सेंट्रल और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का, वहां से भी प्रोवाइड कराया जाता था और वहां डिसाइड होता था कि कैसे पैसे देने हैं। ये सारी पुरानी बातें हैं। इसके अलावा जो पैसे मिलते थे वो डायरेक्ट सेंट्रल असिस्टेंस के जरिए जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, और जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज थी जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो है पैसे मिलते थे। इवन जो डायरेक्ट रिलीजेस भी मिलती थी सेंट्रल प्लान टू स्टेट और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑटोनोमस बॉडी और फिर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है उसके रिगार्डिंग, तो ये अभी एप्लीकेबल है ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल नाउ, ये खास याद रखना है आपको। और इन्वेस्टमेंट जो होता था वहां से भी पैसे मिलते थे कि भाई जो नेशनल सेविंग स्मॉल सेविंग फंड्स थे एनएसएसएफ जो थे, और जो स्पेशल स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, उनके अंदर से जो है पैसे इन्वेस्टमेंट से रिटर्न के तौर के ऊपर जो भी यहाँ मिला करते थे। तो स्टेट का जो शेयर है टैक्सेस और ड्यूटी के अंदर, उसके रिगार्डिंग थोड़ी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है टैक्सेस के ऊपर यहाँ पर जो है इन लोगों को पैसे मिलते हैं। तो पहले जो है वो 32% पैसे जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इकट्ठे किए जाते थे, उनमें से शेयर किए जाते थे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अब है 42% फ्रॉम 14th फाइनेंशियल कमीशन। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है, द फाइनेंस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स ऑफ द यूनियन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, कॉमनली रिफर्ड टू एज वर्टिकल डिवोल्यूशन, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं उसको बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। ये आपको खास याद रखना है। वर्टिकल डिवोल्यूशन यानी कि यूनियन से दिया गया पैसा स्टेट के लिए, और फाइनेंशियल कमीशन को इसको रेगुलरली जो है चेक करते रहना है। उसके बाद द अलोकेशन बिटवीन स्टेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसीड्स कॉमनली नोन एज हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। जो पैसे ऑल ओवर स्टेट के लिए रखे गए हैं, उन स्टेट के अंदर से, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ने एक पोर्शन लगा दिया 42% का, जो 42% है शेयर्स जो है वो शेयर देने हैं हमको स्टेट्स को। लेकिन जब उन स्टेट्स के बीच में, जैसे एक घर में 4 बच्चे हैं तो चारों के बीच में भाग पाड़े जाते हैं, पार्ट किए जाते हैं कि पहले को कितना मिलेगा, दूसरे को कितना, तीसरे को कितना, चौथे को कितना। यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है दोस्तों, ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है। इंडिया के अंदर जो भी पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो जो स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो है अमोंग जो स्टेट्स जो ट्रांसफर होते हैं उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स कहा जाता है। जो 14th फाइनेंशियल कमीशन है उन्होंने एक फॉर्मूला बनाई है जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को, पैसे को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फिस्कल कैपेसिटी और फिर इनकम डिस्टेंस की बुनियाद के ऊपर पहले 47.5% थी, आज 50% है। 1971 का जो फॉर्मूला था उसके रिगार्डिंग 25% डिस्ट्रीब्यूट होते थे और अब 17.5%। बेस ईयर हमने चेंज किया, 2011 पर आ गए 14 फाइनेंशियल कमीशन के मुताबिक, तो 10% कर दिया गया। और एरिया जो है, कितना एरिया है स्टेट के पास, उसके ऊपर पहले 10% मिलता था, आज 15% मिलता है। फिर जो है फिस्कल डिफिसिट का पहले 17.5% मिलता था, जो अब जो है वो एकदम से निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर जो है फॉरेस्ट कवर के रिगार्डिंग भी पैसे दिए जा रहे हैं नए तरीके के कैलकुलेशन के ऊपर, जो न्यूली इंट्रोड्यूस मेथड है 15th फाइनेंशियल कमीशन का। वहां पर
7.5% पैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इस तरीके से जो है पैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और यहाँ पर जो अपडेट है वो ये है कि 14 फाइनेंशियल कमीशन ने जो है 17.5% जो है फिस्कल डिसिप्लिन जो थी 13 फाइनेंशियल कमीशन के अंदर, वहां से वो हटा दी है और 7.5% जो फॉरेस्ट कवर की है वो दे दी है और एडिशनली 5% इंक्रीज किए हैं एरिया के अंदर, यानी कि पहले 10 था तो आज 15 हो गया है। और यहाँ पर जो है फिस्कल कैपेसिटी जो है वहां पर 2.5% इंक्रीज हुआ है और जो एडिशनल पॉपुलेशन के अंदर 2.5% इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जो बेजियर था उसके रिगार्डिंग पहले 7.5% हुआ करता था, आज जो है उसको 10% कर दिया है 2011 के बेजियर वाले डेटा के ऊपर। नॉन प्लान ग्रांट्स और लोन्स जो है फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड कराती है, उसको देखते हैं कि भाई पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स भी मिलती है स्टेट्स को। और यहाँ पर ये कोई गैप डिसाइड करके पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि जो गैप बन रहा है उसको फील करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर रीड करने वाली लाइन है, हैव डिपार्टेड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम प्रीवियस फाइनेंशियल कमीशन बाय taking into consideration as a state entire revenue expenditure needs without making a distinction between the plan and non plan। तो यहाँ पर प्लान और अनप्लान को कोई अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि जो है ग्रांट्स प्रोवाइड कराई जाती है और लोन्स प्रोवाइड कराई जाती है, जिस तरीके से स्टेट जो है वो और ज़्यादा निखर के आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर जो है जो पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो टोटल 1,94,821 करोड़ की दी गई है 5 साल के टाइम पीरियड के लिए। जो है उनमें से जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, आंध्र प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरला, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इन लोगों को 5 साल तक के टाइम पीरियड के लिए 14 फाइनेंशियल कमीशन ने दी है। कितने रुपए की? 1,94,821 करोड़ की, जो 5 साल तक चलानी है। तो यहाँ पर 11 रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट्स है, जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी कहा जाता है। उसके अंदर अगर सबसे ज्यादा जो है पैसा जो कोई यूज करेगा तो वो होगा जम्मू एंड कश्मीर, 60,000 करोड़ रुपए 5 साल तक यूज करेगा। और ये 5 साल का पीरियड खत्म होता है मार्च 2020 तक। यहाँ पर जो रेकमेंडेशन है उसके रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश जो है 40,625 करोड़, आंध्र प्रदेश जो है 22,113 करोड़, और जो नागालैंड है वो 18,475 करोड़, और वेस्ट बंगाल 11,760 करोड़ रुपए जो है 5 साल तक यहाँ पर इसका लाभ उठा पाएगी। तो यहाँ पर जो ग्रांट्स है स्टेट को, इससे अलावा भी कहाँ मिलती है? लोकल गवर्नमेंट के अंदर ऑल स्टेट को कवर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2,87,436 करोड़ प्रोवाइड कराई है। डिजास्टर मैनेजमेंट सारे स्टेट को मिला के यहाँ पे 55,097 करोड़ यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। और जो पोस्ट इवोल्यूशन रेवेन्यू जो है सिर्फ 11 स्टेट के बीच में वो 1,94,821 करोड़ प्रोवाइड कराई है। यानी कि टोटल ग्रांट्स को अगर आप टोटल करोगे लोकल गवर्नमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और पोस्ट इवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट का, तो होगा 5,37,354 करोड़। बहुत बड़ा नंबर लग रहा होगा आपको, लेकिन ये पैसा भी कम पड़ता है स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को अपने सारे कामकाज कराने के लिए। तो ये जो है अमाउंट कोई बड़ी दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे काम बन जाता है। यहाँ पर भी अभी मांगे बढ़ती ही रहती है। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। जो नई सरकार है उन्होंने कहा कि नीति आयोग का भी गठन हुआ, तब भी हमने बोला कि यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो पहले 56 और 44 का रेशियो था 2014-15 में, 15-16 में 71-29 का रेशियो, और उसी को कंटिन्यू किया 2016-17 में 71-29 के रेशियो के रिगार्डिंग डिवेल्यूएशन ऑफ स्टेट और असिस्टेंस ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स जो है नई गवर्नमेंट के आने से स्टेट्स को मिले हैं। तो बात करते हैं सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर प्लान, क्योंकि ये लेजिस्लेचर के साथ कनेक्टेड है। तो नई सरकार के आने से जो पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट और
फॉर स्टेट्स थी वहां पर चेंज देखने को मिला, यहाँ पर कवर नहीं किया जाता था। फिर जो सेंट्रल असिस्टेंस प्लान है उसी को भाई यहाँ पर क्या कर दिया, सम अप कर दिया, तो बहुत सारे चेंज देखने को मिले। और जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता था स्टेट और वेरियस यूनियन टेरिटरीज को, तो वहां पर जो है स्कीम ऑफ फाइनेंसिंग जो अप्रूव की जाती थी पहले वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा की जाती थी। जब प्लानिंग कमीशन के द्वारा की जाती थी तब वहां पर जो पैसे है वही उसी के डिसाइड किए हुए होते थे, वही टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर दिए जाते थे। लेकिन जैसे ही चेंज आया तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आ गई सेंट्रल प्लान असिस्टेंस के अंदर, और यहाँ पर काम होने लगा नीति आयोग के अंदर। तो जो नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस, स्पेशल प्लान असिस्टेंस, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस और एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर दोज पर्पस थे, वो सब हो गए समअप, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए और बात आ गई प्लानिंग कमीशन से हाथ से फाइनेंस कमीशन के हाथ में। असिस्टेंस और एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस और स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के अंदर कुछ चीजें हैं जो किस तरीके से काम करती है वो देखनी है, क्योंकि ये जो सारी चीजें थी वो गडजिल मुखर्जी के फॉर्मूला के ऊपर वर्क करती। तो वो फॉर्मूला कहाँ कहाँ पर एग्जैक्टली यूज होता था ये आपको कंपलसरी याद रखना है। कहीं पर भी ये आज एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी यूपीएससी जो है अगर चाहे तो कंपैरिजन के तौर के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंपेयर द गडजिल मुखर्जी फॉर्मूला विथ न्यू टाइप ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला, किसी के साथ भी कंपेयर करके इसको पूछ सकते हैं। तो कंपैरिजन बेस्ड जब क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं होने के बावजूद भी आपको जो है पता होना चाहिए। तो नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस की बात कर लेते हैं। 70% जो है वो एनसी 18 स्टेट को प्रोवाइड किया जाता है, जहां पर 30% जो खर्चा है यहाँ पर इंक्लूड होता है 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए। तो यहाँ पर जो एनसी है वो ग्रांट्स जो प्रोवाइड कराता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट को, वहां पर 90-10 का रेशियो रहता है, 90% ग्रांट 10% लोन। और यहाँ पर जो बाकी के जो स्टेट है उसको 30-70 के फॉर्मूला के अंदर पैसे मिलते हैं, यानी कि 30% ग्रांट और 70% जो है लोन, यानी कि 30% ग्रांट और 70% लोन। वहां पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करें, और अभी जो है हम फोकस करने वाले हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के ऊपर ही आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर। तो एलोकेशन जो होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर, यहां पर नो एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया कोई नहीं होता। और जो फंड एलोकेट यहां पर होता है वो स्टेट के प्लान साइज और प्रीवियस प्लान एक्सपेंडिचर के कंपेयर करने के बाद जो है फंड्स यहाँ पर एलोकेट होते हैं, और कोई लिमिट नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। नॉन स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट है जो 11 से कम, यानी कि जो 11 है वो स्पेशल कैटेगरी है, बाकी के जो बचते हैं वो नॉन स्पेशल कैटेगरी वाले हैं। तो वहां पे गडजिल मुखर्जी का फॉर्मूला कहता है कि अलोकेशन जो होता है नॉन स्पेशल कैटेगरी वाले जो स्टेट के अंदर वो मोडी गडजिल फॉर्मूला के ऊपर ही होता है। और यहाँ पर जो वेटेज दी जाती है वो 60% जो है पॉपुलेशन के ऊपर, 25% पर कैपिटा इनकम पर। 60 और 25 कितने हो गए, 85, बचे 15 का डिवाइड किया 2 से, और 7.5 फिजिकल परफॉर्मेंस और स्पेशल प्रॉब्लम्स के हिसाब से सबका फॉर्मूला और ट्रैक रिकॉर्ड काम करते हुए इसी फॉर्मूला के ऊपर जो है पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो पॉपुलेशन प्लेज वाइटल रोल, और इसी लिहाज से जो है आपको पता होगा कि आज जो है हम जुलाई के अंदर चल रहे हैं, लेकिन मई के एंड और जून के स्टार्टिंग के अंदर हमने देखा कि भाई जो स्पेशली साउथ इंडिया के जो स्टेट है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला वगैरह जो स्टेट है, वो बात कर रहे हैं कि जो फाइनेंस कमीशन ने बेस ईयर 2011 कर दिया, जो पहले हुआ करता था 1971। तो यहाँ पे इन लोगों को जो पैसे मिल रहे हैं फंडिंग के लिए, जो स्टेट चलाने के लिए, वो पैसे के अंदर बहुत बड़े अमाउंट के डिफरेंस पड़ रहा है। और वो कह रहे हैं कि हमने 71 की साल से लेके अब तक जो है हमारी पॉपुलेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा खर्चा किया है। तो अभी जो इसका रिटर्न मिलने का टाइम शुरू हुआ तो आप लोगों ने पॉलिसी चेंज कर दी, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो ये मोडी गडजिल मुखर्जी जो अप्रोच है वो गडजिल मुखर्जी अप्रोच के ऊपर यहाँ पर जो है इनको बेनिफिट मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर नए मेथड के अनुसार इनको जो है वो फायदा नहीं मिल रहा है। तो प्रोपोर्शन जो टोटल सेंट्रल स्टेट ट्रांसफर के बीच में होता है एनसीए का, वो टिपिकली रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन होता है, सिर्फ 5% जो है टोटल ट्रांसफर देखने को मिलता है। प्लानिंग कमीशन जो था वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस के ऊपर काम करता था, जो बिटवीन द स्टेट्स काम होता था। और प्लानिंग कमीशन का कहना यह था कि यहाँ पर जो है डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो है वो सर्टेन स्टेट्स को ही प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स।
नॉन फाइनेंस जो फाइनेंशियल कमीशन है उसके रिगार्डिंग नोट ये है कि फाइनेंस कमीशन से पास पैसे हैं वो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स के होंगे, और जो प्लानिंग कमीशन के पास जो पैसे थे जो फंड्स प्रोवाइड कराती थी वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट के होंगे। तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स जो है वो प्लानिंग कमीशन की है और स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो है वो फाइनेंस कमीशन की। याद रखने वाली बात ये है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट होने का क्या फायदा है और सेंट्रल स्टेट फाइनेंस किस तरीके से चलता है, ये टॉपिक्स आज पढ़ेंगे। 1969 में पहली दफा फिफ्थ फाइनेंशियल कमीशन जो है फाइनेंस कमीशन, उन्होंने एक टर्म रखी कि भाई एक डिसएडवांटेज जो स्टेट्स है जिनके पास अभी कोई ऐसी संस्था या सामग्रियां नहीं है, संसाधन नहीं है जो टैक्स वगैरह प्रोवाइड करे और अपने आप को डेवलप कर सके, तो उन लोगों को फोकस ज्यादा करना है, उन लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो इनिशियली जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट की रचना हुई 1969 में। तब जो है 3 स्टेट्स वहां पर हुआ करते थे, लेकिन बाद में समझ जाने के अनुसार यहाँ पर 11 हो गए। याद रख लीजिए, आसाम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। उत्तराखंड जैसे ही बना इसको स्पेशल कैटेगरी के अंदर डाल दिया, क्योंकि वहां पर जो है हिली एरियाज ही है, बाकी कोई वहां पे डेवलपमेंट होने की शंकाएं जो है वो भी कम है, तो उत्तराखंड को पहले से ही रख लिया। इवन सिक्किम के भी बारे में यही है। सिक्किम जब इंडिया के अंदर कनेक्ट होता है, हमारे साथ जुड़ जाता है, सिक्किम आप सबको पता होना चाहिए कि पहले जो है इंडिया का पार्ट नहीं था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री या फिर बॉडी आप कह सकते हो। बाद में जो है उन्होंने न भूटान, न नेपाल, न तिब्बत से हाथ मिलाया, बल्कि इंडिया से हाथ मिला लिया और इंडिया का एक स्टेट बन गया। और वहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम टॉपिक के ऊपर ही बात करते हैं। स्पेशल स्टेटस जब मिलता है किसी स्टेट को, तो वहां पे किन किन फीचर्स को देखा जाता है। इनहेरिटेंस फीचर होते हैं, वहां पे लो रिसोर्स बेस होते हैं, नॉन कैन नॉट मोबिलाइज रिसोर्सेज, डेवलपमेंट की आशंकाएं बहुत कम है, और फीचर जो रिक्वायर्ड है स्पेशल स्टेटस का कि कब स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है, जहां पर हिली एरिया हो, डिफिकल्ट टेरेंट हो, लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन हो, वहां पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो हो वो कहीं ना कहीं बॉर्डर और नेबरिंग कंट्रीज के साथ मिलती जुलती हो, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस देखने को मिलती हो, और लास्ट पॉइंट नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस। यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के पास ही जो आर्थिक स्थिति है इनकी जो है वो इतनी मंद होती है कि वो लोग जो है अपने स्टेट के रिगार्डिंग कोई ज्यादा बहुत खर्चा नहीं कर सकते, तो इन लोगों को लेके आते हैं स्पेशल कैटेगरी वाले लिस्ट के अंदर। तो एडवांटेज क्या होते हैं स्पेशल कैटेगरी जो है, यहाँ पर हिली एरिया, ट्राइबर, सब प्लान्स, बॉर्डर का मिलना, एडिशनल प्लान रिसोर्सेज का ना होना, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर इन लोगों को मिला लेते हैं। तो फिर एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज जो है उसके अंदर इनको कंसेशन मिलता है। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर जो है अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिलता है। तो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस जो है ये पढ़ना है। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस जो है जहां पर स्पेशल प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स कैरी आउट किए जाते हैं, और ये सिर्फ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के रिगार्डिंग ही किए जाते हैं। जैसे कि भाई वेस्टर्न घाट डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, तो वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही काम करेगा। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है वो वेस्ट बंगाल जो है, आसाम है, मणिपुर है, मिजोरम है, वहां पर ही काम करेगा, क्योंकि वहां जो है दूसरे कंट्रीज की बॉर्डर यहाँ पे मिलती है। तो स्पेशल प्लान असिस्टेंस जो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा वो सिर्फ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, और यहाँ पर जो है प्लानिंग जो होगा वो नीड और रिसोर्सेज के हिसाब से होगा। अगर अंदर द वर्ड्स के अंदर कहे तो जो स्पेशल जो एसपीए है वहां पर एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को मिलेगा, स्पेशल प्लान असिस्टेंस जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को मिलेगा, और इनका जो फंडिंग है प्रोजेक्ट वगैरह का वो सेंट्रल स्कीम के अंदर कवर नहीं होगा। ये नॉन रिकरेंट एक्सपेंडिचर के तौर के ऊपर देखा जाएगा। याद ये रखना पॉइंट है, नॉन रिकरेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर देखा जाएगा, और यहाँ पर जो इसका डेवलपमेंट नेचर है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। और यहाँ पर जो रिकमेंडेशन सारी दी जाती थी वो पहले प्लानिंग कमीशन के द्वारा दी जाती थी, अब जो है पहले, तो अब क्या है, 1 अप्रैल 2015 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2015 से यहाँ पर नो एलोकेशन अंडर स्पेशल प्लान असिस्टेंस एंड स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस। सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया नई गवर्नमेंट के आने से। तो यहाँ पर एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस जो था वो क्या था, यहाँ पर जो है
प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सटर्नल एड्स जो है प्रोवाइड की जाती थी एक्सटर्नल एड प्रोजेक्ट्स के द्वारा, और यहाँ पर जो है कोई सीलिंग नहीं थी, और यहाँ पर जो है देयर कैन बी वन टाइम एसीए यानी कि एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस और एडवांस एसीए। उसके बाद जो है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स जैसे होती है उसी तरीके से सेंटर यहाँ पर फंड्स प्रोवाइड कराता है प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कराने के लिए, और एसीए जो है वो एक मार्गदर्शक के अंदर काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के मार्गदर्शन के अंदर ये काम करता है। तो प्लान ग्रांट जो है, ब्लॉक ग्रांट्स जो है जिसके अंदर नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस होता है, फिर बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड जो है जो हमने BRGF जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम इसके ऊपर बात करेंगे जो स्कीम है, उसके बाद जो स्टेट कंपोनेंट की ये स्कीम है, उसके बाद एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर एक्सटर्नल एड प्रोजेक्ट जैसे EAP बोलते हैं, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस जो हमने पढ़ लिया, और सेंट्रल प्लान असिस्टेंस जो भी हमने डिस्कस कर लिया, वो सारे फ्लेक्सिबल होते हैं 100% फ्लेक्सिबल, और यहाँ पर जिस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन होता है इसी तरीके से यहाँ पर जो है फंड्स जो है आते जाते रहते हैं गवर्नमेंट्स ऑफ इन स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर 2015-16 से क्या देखने को मिला कि रिकमेंडेशन जो है वो प्लानिंग कमीशन से आ गई हाथ में फाइनेंस कमीशन के, और यहाँ पे जो NCA और SCA जैसी स्कीम्स है, SP एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस और अदर प्रोजेक्ट्स है जिसे ACAOP कहा जाता है, और अदर ACA और SCA प्रोजेक्ट्स जो है हिली एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वेस्टर्न घाट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो ये सारे जो है HADP और WGDP, और तो ये सारे जो है बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड्स, नेशनली गवर्नेंस प्लान्स, मिशन मोड प्रोजेक्ट एंड SCA फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट क्या है, नहीं पता है तो यूट्यूब जो हमारी चैनल है वहां पर हमने इसका वीडियो बना के रखा है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के रिगार्डिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन डिसकंटिन्यूज और सबसम्ड अंडर हाई डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस। तो सारी चीजों को मिला जुला के जो है कहीं ना कहीं अलग अलग स्कीम्स के अंदर इन लोग को इंक्लूड कर दिया। स्पेसिफिकली जो इन नामों के ऊपर जो स्कीम्स चल रही थी सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नई एनडीए गवर्नमेंट ने बंद करा दी। जो असिस्टेंस है सेंट्रल और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स का, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जो फंड प्रोवाइड कराता था असिस्टेंस फॉर एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट एंड अदर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, और यहाँ पर जो फंड है वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के रिगार्डिंग भी रिलीज किया जाता था। तो स्टेट वाइज एलोकेशन होता था, बोथ ACA और CSS का यहाँ पर प्रिस्क्राइब करता था जो सेंटर है, उसी तरीके से प्लानिंग कमीशन जिस तरीके से बोलता था कि यहाँ पर इतना देना है उसी तरीके से। तो सेंट्रल स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स जो थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रक्चर करना चाहती है जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है, उसके अंदर 126 सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स को इन्होंने 66 स्कीम्स के अंदर कंक्लूड कर दिया, और जो इसके अंदर ही इंक्लूड कर ली 17 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको डिटेल से पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीजें थी जो यहाँ पर देखने को मिली। और जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स थी वो थोड़ी सी लेस फ्लेक्सिबल हुआ करती थी, तो यहाँ पर जो है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए और फंड्स जो है वो अच्छी तरीके से एक दूसरे की स्कीमों के अंदर यूज हो सके, उसके लिए यहाँ पर चेंज देखने को मिला है इस तरीके से। तो कंक्लूजन के अंदर जो मेन पॉइंट बनता है कि जो चेंजेस देखने को मिले नीति आयोग के आने से, 14th फाइनेंशियल कमीशन के अंदर उसके हाथों में सारी चीजें आ जाने से, जो 14 फाइनेंशियल कमीशन था उनने जो सबसे अच्छा चेंज किया वो ये किया कि जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो डिविजिबल प्रॉफिट हुआ करता था, शेयर्स का जो अमाउंट है जो शेयरिंग किया करते थे टैक्सेस से आई हुई इनकम का, वहां पर 32% से बढ़ा के 49% कर दिया। ये याद रखना है, हमने पहले ही बोला था। उसके बाद बिगेस्ट एवर इंक्रीमेंट ये है वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन के अंदर, और यहाँ पर जो ये टैक्स डिवोल्यूशन है इसके अलावा क्या इसके अंदर खास है कि जो स्टेट जिस तरीके से चाहेगा कि आपको जहां भी पैसे खर्च करने हैं यहाँ पर ये पैसे जो है ये लोग खर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है फाइनेंशियल कमीशन प्रोवाइड करता है पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट फॉर स्टेट। तो यहाँ पर डिवोल्यूशन के अंदर जो असेसमेंट गैप है वो कवर नहीं होता है, और जो नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस और एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस होता है वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से सबसम्ड कर दिया है, यानी कि एक दूसरे के अंदर मर्जअप कर दिया है। तो यहाँ पर जो है मेन एक ही अमाउंट आएगी जो हर तरीके के फंड्स जो है एक साथ लेके आएगी। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके अंदर बिगेस्ट कंपोनेंट ये है कि सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी प्लान्स जो है उसको अब सेंट्रल असिस्टेंस के नाम से यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है, और यहाँ पर जो है 126 सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स को 17 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के साथ कम करके बिलो 50% में लाके
66 स्कीम्स ही बना दिया है। तो ये पॉइंट मेन है जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनने समझने के लिए एकदम से शांत दिमाग से पढ़िएगा इस लेक्चर को। अगर दूसरी बार रिवाइज करते हैं तो एकदम शांति से पूरा 100% फोकस यहाँ लगा के, या आंखें खुली रखिए या कान खुले रखिए, दोनों के ऊपर फोकस मत कीजिए। स्लाइड्स देखना और मैं समझा रहा हूँ उसके ऊपर, और कंप्लीट इसको एक और बार देख लीजिए, ताकि काफी कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज इसके अंदर आई है, तो आपकी एक बार रिवीजन भी हो जाएगी। और थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग एंड बीइंग द पार्ट ऑफ डिस्कशन। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।